अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। आपने देखा वेनेजुएला में क्या हुआ, अमेरिका ने कैसे एक्शन किया, उसके बाद अगले अहदाफ क्या हैं अमेरिका के, दुनिया भर पे ऊपर इसके क्या असरात होंगे, पाकिस्तान और जो ख़ित्ता है बहैसियत मजमूई ये क्या इस सूरत हाल से मुतासिर हुए बगैर रह सकता है। ईरान में जो कुछ हो रहा है वो भी बड़ा अहम और मानी खेज़ है। आज साबिक जो सदर हैं वेनेजुएला के निकोलस मादुरो, उन्हें अदालत में पेश किया गया। जैसे उनकी पेशी हुई, जो विजुअल्स आए वो बड़े अहम है। कोलंबिया को वार्निंग दे रहे हैं सदर ट्रंप, क्यूबा के बारे में कह रहे हैं कि मुदाखलत के बगैर वहाँ हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ईरान के बारे में वो ऐसी ही ख्यालात का इजहार मुसलसल कर रहे हैं। तो ये कौन सी हिकमत अमली है, कैसी अप्रोच है एक सुपर पावर की, और दुनिया भर में से क्या मिसाल बनेगी, ये एक अहम मौजू। और फिर आज आपने देखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, एक प्राइवेट इदारा यहाँ पर रायवेंड रोड लाहौर में वाक़या, वहाँ एक और तालिब इल्म ने अपनी जान लेने की कोशिश की। अभी 19 दिसंबर को अवैस सुल्तान नामी 5वें सेमेस्टर का डी फार्म का तालिब इल्म था, उसके साथ जो हादसा पेश आया, जो सानहा पेश आया, वो आपके सामने है। तो उसको हमने अनअर्थ किया है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। पुलिस ऑफिशियल से हम आज तफसील से बात करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली हैज़ हैपेंड देयर, लेकिन मुल्की सियासत पर भी नज़र रहेगी। और साथ आपको याद है बांग्लादेश भी अब भारत के साथ सीधा हो चुका है, ना सिर्फ IPL के लिए बल्कि जो क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है अगले महीने, वो कह रहे हैं हमारे मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। यही नहीं बल्कि IPL की कवरेज जो है बांग्लादेश भर में, उसको भी बैन करने का प्लान बांग्लादेश की हुकूमत बना रही है। वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्रिकेट के अरीना में, क्योंकि यहाँ पे साउथ एशिया में बिलखुसूस भारत की हेजमनी थी, पाकिस्तान को कैसे डील करना है, बांग्लादेश को, तो अब उसके खिलाफ मौसर आवाज़ बांग्लादेश बन के उभरा है। मुल्क की सियासत के ऊपर हम बात करें तो बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है PTI के, कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि हम भीख मांगते हैं मुलाकात की। कुछ अल्फाज ये थे कि भाई हम मिन्नत करते हैं, समाजत करते हैं कि मुलाकात होने दी जाए। कल सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल है, वो उन्होंने कहा नहीं, ये अल्फाज गलत है, नहीं ये अल्फाज कहने नहीं चाहिए थे। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सुहेल आफरीदी CM KP वो कराची जा रहे हैं 9 को, और साथ पैरेलल अचकज़ई साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के डेलीगेशन लाहौर आ रहा है। तारीख़ों में रद्दोबदल हुआ। और फिर हम देख रहे हैं जो नेशनल डायलॉग कमेटी फवाद चौधरी साहब और दीगर की, वो भी बुध को एक इवेंट इस्लामाबाद में करने जा रही है, मुख्तलिफ लोगों को वो दावत दे रही है। PTI ने वहाँ जाने से इनकार किया है। तो आज मैंने देखा कि स्पीकर से भी मिले आमिर डोगर साहब, स्पीकर कौमी असम्बली से, तो वहाँ दस्तखतों की तस्दीक मांग रहे हैं स्पीकर कौमी असम्बली, क्योंकि स्पीकर से मनसूब बयान ये है कि एज एफ के PTI के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अचकज़ई साहब को बहैसियत अपोजिशन लीडर नहीं लगाना चाहते, तो कन्फ्यूजन वहाँ पर पाई जा रही है। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग रहनुमा वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जनाब इख्तियार वली साहब को, मुमताज़ कानूनदान सीनियर सियासतदान जनाब फैसल फरीद चौधरी साहब को। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा फैसल साहब से बात करना चाहूँगा। फैसल साहब, ये जो बैरिस्टर गौहर के बयानात को गलत कह रहे हैं बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं, आफरीदी साहब कराची जा रहे हैं, अचकज़ई साहब लाहौर जा रहे हैं, अपोजिशन लीडर के ऊपर विद इन PTI स्पीकर कह रहे हैं कि लोगों को एतराज़ात हैं, तो ये तालमेल एक नज़र नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, बड़ा तजब्जुब है। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग देयर? जामिर साहब, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो PTI की मौजूदा लीडरशिप है उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, और ये कन्फ्यूजन आप देखिए कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में और PTI के दरमियान भी पाई जाती है। यानी जब वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की दावत दी तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, और मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे भी साहिब बात की कि उन्होंने कहा जी गैर मशरूत तौर पे हम मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन ये जो उनका, जिस तरह से आपने गौहर साहब की बयान का हवाला दिया है, तो लेकिन जो PTI के नौजवान लड़के हैं या लीडर हैं, उन्होंने इस जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इस स्टांस को, जो कि इमरान खान की दी गई अथॉरिटी के मुताबिक भी था, उसको ऑन नहीं किया। और गौहर साहब ने जो बात की है वो उस तनाज़ुर में बात की है, मेरी उनसे बात भी हुई है। उन्होंने कहा जी बात यह है कि हम एक मुलाकात के लिए वज़रा से भी मेहनत करते हैं, 4-4 6-6 घंटे हम बाहर खड़े होते हैं, इमरान खान साहब का ना मैसेज आ रहा है, ना उनसे मुलाकात हो रही है, तो और आप फिर इसको मेहनत करना, समाजत करना, इसको और क्या कहते हैं? तो यही कहते हैं कि पहले हम रिहाई की बात कर रहे थे, अब हम सिर्फ मुलाकात पे आ गए हैं। तो गौर साहब जो हैं वो, क्योंकि एक देखें वो हॉक नहीं है, वो डबा समझदार आदमी है, और वो हमेशा तामीरी बात करते हैं, वो तखरीबी बात नहीं करते। अब अंदाज़ा आप ये लगाएं कि कल मतलब इसमें मुझे कुरान खानियाँ घर पे होती हैं, जेल के बाहर एहतजाज होते हैं।
अब अगर कल हमने वहां पे कुरान खानी करनी है तो फिर मदरसे के बच्चे भी आए, गुठलियां भी जाएं और फिर नाते भी पढ़ लें। देखिए ना, ये इस अप्रोच को अब मैं क्या कहूँ, मतलब जाहिर है, एक तो इस चीज को मैं मुनासिब ही नहीं ख्याल करता कि जो है वो कुरान पाक बिल्कुल होना चाहिए, कुरान खानी होनी चाहिए, ख़त्म होने चाहिए, वो मिलाद होने चाहिए, लेकिन घर की चारदीवारी के अंदर। जेलों के बाहर तो फिर सियासी मामलात होते हैं ना जी। तो अब इस चीज को बंदा क्या कहे, या इस हिकमत अमली को बंदा क्या नाम दे जी। आपने भी जामी साहब सियासत रिपोर्ट किया, हमने सारी उम्र सियासत देखी है, की भी है अपने हलकों में या अपने घरों में। तो इस किस्म की सूरत हाल मैंने कभी देखी नहीं, और इसी वजह से आप देखते हैं ना जी कि कन्फ्यूजन प्रवेल इतनी ज्यादा हो गई है कि एक दूसरे की शक्ल भी देखने को रवादार नहीं है। तो फिर इसका मतलब है फैसल साहब, ये स्पीकर की बात में वजन है जो कह रहे हैं कि अचकज़ई साहब की जो बहसीत अपोजिशन लीडर, जो खान साहब ने कहा हुआ है, उनके दस्तखतों की तस्दीक चाहिए, क्योंकि विद इन पीटीआई रैंक्स एंड फाइल्स लोग चाहते हैं कि अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर ना बने। फिर ये बात भी दुरुस्त मालूम होती है आपको? मेरा ख्याल में इस बात में वजन है। इस बात में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस बात से खुश नहीं हैं, और वो समझते हैं कि पीटीआई के जो लोग हैं उनको छोड़ के महमूद खान अचकज़ई साहब, क्योंकि एक सिर्फ एक धड़े की जो है ना जी, वो आप समझें कि उसकी वो करते हैं रिप्रेजेंटेशन, जो कि सलमान राजा और सलीमा बीबी के बैक्ट है। बाकी जो लोग हैं वो उससे पीटीआई के अंदर आपको पता है काफी ज्यादा एक मुख्तलिफ सोचें पाई जाती हैं उनमें जो, और वो आपस में, अब मसला ये है ना कि अब देखिए ना, चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी, जाहिर है उनकी आपस में बातचीत नहीं हो रही, तो वो मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं ना जी। तो अगर बातचीत हो, एक जगह पे गुफ्तगू हो, तो ये हो। अब ये कन्फ्यूजन, बाय द वे, ये मैं साथ साथ में कहता जाऊं कि ये एक तरफा नहीं है, गवर्नमेंट में भी बड़ी कन्फ्यूजन है। यानी राना सनाउल्लाह और वज़ीर-ए-आज़म साहब कोई और बात कर रहे हैं, उनके बाकी वज़रा कुछ और बात कर रहे हैं। ये भी आप नोट कीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की कन्फ्यूजन पर रकम तो जो होती है, क्योंकि खबरें पीटीआई की होती हैं, दिलचस्पी भी लोगों की उसमें है। नहीं, गवर्नमेंट के एंड पे क्या कन्फ्यूजन आपको दिखाई दे रही है? जी सर, गवर्नमेंट के एंड पे आपको क्या कन्फ्यूजन नजर आ रही है? हुकूमत के वहाँ भी ये कन्फ्यूजन नजर आ रही है ना जी। वज़ीर-ए-आज़म साहब और राना सनाउल्लाह साहब कुछ और बात कर रहे हैं, और दूसरे जो हजरात हैं वो कुछ और बात करते हैं। तो ये कन्फ्यूजन दो तरफा है वहां पे भी। इसीलिए मैंने कहा ना जी, जो कि अगर बैठे आप सारे, तो फिर ये क्या सर कन्फ्यूजन दूर हो सकता है जब आपस में बैठ के बात कर लेंगे आप। ठीक है, मेरे साथ जरा रहना, मैं इख्तियार वली साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूं। सर, इख्तियार साहब, विद इन पीटीआई रैंक्स एंड फाइल जो कन्फ्यूजन है उसकी तरफ निशानदेही कर रहे थे फैसल साहब। मैंने सवाल भी उनसे पूछा, वो कह रहे हैं हुकूमत के यहाँ भी कुछ ऐसी कन्फ्यूजन है, राना साहब और वज़ीर-ए-आज़म कुछ और कहते हैं, बाकी वज़रा कुछ और कहते हैं। तो गवर्नमेंट के यहाँ पीटीआई को लेकर के मुज़ाकरात करने या नहीं करने वाकई कन्फ्यूजन है, उसकी वजह क्या है, या क्लैरिटी है आपके यहाँ? रहीम, बहुत शुक्रिया अजमल। देखें जामी साहब, गवर्नमेंट के पास कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, मतलब सब यहाँ पर तो हमें तो कोई मसला नहीं है। मसला अगर है तो सारा इनके पास है। इनको खुद ये नहीं पता कि ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं या ये मुज़ाहिमत करना चाहते हैं। एक ही वक्त में आप मुज़ाकरात की तरफ भी देख रहे हो, दूसरी तरफ आपकी आंख जो है लगी हुई है मुफाहिमत की तरफ भी, और आप साथ में स्ट्रीट मूवमेंट की बात भी करते हो। आपकी पार्टी में ही, आपके अपने फोल्ड्स में आधी पार्टी कहती है कि स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो हमारी है ही नहीं, हम उसको होनी नहीं करते। ये सोहेल अफरीदी का एक ज़ाती मसला था जो उसने लाहौर का दौरा किया, या जो आगे वो कराची का दौरा करेंगे। दूसरी तरफ वो साथ में ये भी कहते हैं कि हम तो गवर्नमेंट के साथ संजीदा मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जहां सोहेल अफरीदी और वगैरह 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 कुछ लोग उनके साथ हैं, वो कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात भी नहीं करे, हम तो मुफाहिमत चाहते ही नहीं, हम तो स्ट्रीट मूवमेंट करना चाहते हैं। तो पहले ये तो क्लियर हो जाए ना। मेरे ख्याल में हम तो उन लोगों को संजीदा समझते हैं जो डायलॉग की बात करते हैं, चाहे वो नेशनल डायलॉग कमेटी है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और लोग हैं, या साथ ही साथ वो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं। लेकिन क्लियर ये खुद नहीं है। आप खुद इनकी कंफ्यूजन गिन लें तो 5-6 तो मैंने आपको बता दी है, इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं। इख्तियार साहब, क्या ये बात दुरुस्त है जो तासुर उभर है राना साहब की हालिया गुफ्तगू, 13 के जायद अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, वो अगर खामोश हो जाएं या बंद हो जाएं तो हुकूमत बातचीत करने को तैयार है? नहीं, देखें, वो तो बातचीत करने के लिए तो जिस तरह
तरह गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं कि आपने उन चीज़ों को ठीक करना होता है। तो इसी तरह ये ऑब्लिगेशंस मॉरल, पॉलिटिकली, सोशल नॉर्म्स ये आपको भी बहाल करनी होंगी। एक तरफ आप गाली ब्रिगेड आपने बिठाई हुई है और दूसरी तरफ आपके साथ मुज़ाकरात के लिए बैठें, तो कैसे बैठेंगे? उसके लिए एक माहौल होना चाहिए, एक सीज फायर का होना जरूरी है कि मेरे ख्याल में सीज फायर हो जाए और उसमें ये बताएं। देखिए, सबसे पहले एक बात, लेट्स बी वेरी क्लियर, जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है ना, उसमें बड़ी एक राज उसमें पिन्हा है कि 9 मई एक ऐसी चीज है जो ना ये निगल सक रहे ना ये उगल सक रहे हैं। एक इदारे पर हमला हुआ था, उन्होंने अपने डीजीआई को नहीं बख्शा, एक जनरल को नहीं बख्शा, उसके साथ जो उनकी टीम है उनको नहीं बख्शा, और पाकिस्तानी कौम और रियासत भी नहीं बख्श रही। उस पे आपने अभी तक माफी नहीं मांगी, हालांकि आधी कन्फेशन आपकी उस पर हो चुकी है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने 9 मई नहीं किया था। अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक्स जो है वो केपी हाउस इस्लामाबाद वाली, वो ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें ये तस्लीम किया था कि 9 मई में हमारे लोग मुलविस हैं। अब आप जाने दें, इस चीज को माफी तलाफी कर ले। वहां पर मैंने उनको जवाब दिया था कि आपकी माफी तलाफी से बात आगे नहीं बढ़ेगी। आपने अगर इस बात को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले इमरान खान इसका कन्फेशन करे, कन्फेशन करके माफी मांगे, उससे बात ज्यादा आपकी मुयस्सर हो सकती है। तो ये चीज जो है ये बीच में पड़ी हुई है। मुज़ाकरात भी होंगे, लेकिन अगर आप उसको मानी खेज बनाना चाहते हैं तो इस पे माफी मांगना जरूरी है। ये इट्स माय पर्सनल परसेप्शन। मैं फैसल साहब, ये इसका मतलब ये है कि 2-3 चीजें वाज़ेह होगी ना। एक तो इख्तियार साहब की राय ये है कि एक तो 9 मई उस पर वाज़ेह माफ़ पड़ी चाहिए। दूसरा, वो कहते हैं एक तरफ गाली ब्रिगेड है, दूसरी जाने मुज़ाकरात, तो ये पैरेलल नहीं चल सकते। 3 चीज़ें यानी उन्होंने वाज़ेह कर दी हैं और यही कुछ तकरीबन राना सनाउल्लाह साहब भी फरमा रहे हैं। तो ये 3 चीजें क्या पीटीआई तय कर सकती है? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि इस बात पे जो माफी तलाफी वाली बात है, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि अगर आप 9 मई को नहीं भूले तो हम 8 फरवरी को कैसे भूले? आप ये कह रहे हैं कि अनकंडीशनल सरेंडर पीटीआई करे, पीटीआई नहीं कर सकती, ना करेगी। ये आपको तो हकीकत तस्लीम करके सियासी तौर पे भी तो तस्लीम करना पड़ेगा ना सर। अगर आप ये कहें कि आप मुज़ाकरात जो है मुज़ाकरात से पहले माहौल बनाने की बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात तो चलो होंगे, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे होंगे वहां पे बात हो जाएगी। अब गुजारिश ये है कि फिर हम 8 फरवरी को आप माफी मांगेंगे, ये तो फिर आपको भी आगे देखना पड़ेगा ना। आपने जो नजर आ रहा है वीडियो में उसको सजा दें। अब आपने सबको तो सजाएं दे दी, 1/3 तो जिन पे इल्जाम था वो आपने सजाएं उनको भुगता दी, उनके बेल के रिकॉर्ड तक नहीं आए जो कोट लखपत वाले लोग हैं, ठीक है ना जी। अब आप बात करते हैं जी कि सोशल मीडिया ब्रिगेड के वो जो भी अकाउंट्स हैं, गुजारिश ये है जी कि बिल्कुल इसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं है कि हमें सियासी असलूब में बात करनी चाहिए। जाती अटैक्स और पर्सनल, चलें, ये बड़ा खुश आइंद है। लेकिन फैसल साहब, ये राय जो है ये पीटीआई की जो दस्तयाब है या जो अहदेदार है उनके यहाँ उस तरह से नहीं पाई जाती। इख्तियार साहब उसी जानिब तवज्जो दिला रहे थे। इख्तियार साहब, ये जो अपोजिशन लीडर की तयनाती है चकदेई साहब की, स्पीकर साहब कह रहे हैं कि विद इन पीटीआई लोग नहीं चाहते कि वो स्पीकर अपोजिशन लीडर बने, इसलिए दस्तखतों का वो मुहिम चला रहे हैं कि दस्तखत की तस्दीक की जाए। क्या ये बात सच है कि पीटीआई के लोगों ने आके स्पीकर साहब को कहा कि वो चकदेई साहब को अपोजिशन लीडर नहीं बनने देना चाहते? तकरीबन कोई मेरे ख्याल में हमारा जो पिछला शो था उसमें मेरे आपसे बात हुई थी और फिर मैंने एक और चैनल पर भी ये बात की थी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर की तैनाती आप कर देंगे। मैंने कहा बिल्कुल, आप जाके स्पीकर साहब से मिल लें, आपको पता लग जाएगा और स्पीकर साहब जो है तो आपका नोटिफिकेशन भी कर देंगे। तो बात तो सारी यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जो पार्लिमानी जमात है, पार्लिमानी पार्टी है, वो इस बारे में यकसू नहीं है, उनकी यकसुई नहीं है। ये वहां पर डिवीजन पाया जाता है और इसमें मसला है। तो अगर ये अपने मसाल, मैं तो फिर कहता हूं कि इनका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं होता। यही बात आप मुलाकातों में भी मैंने आपको बताई थी कि राजा साहब जो हैं, अकरम राजा साहब, वो कोई और लिस्ट बनाते हैं, बैरिस्टर गोहर साहब उसमें अपनी अमेंडमेंट कर देते हैं, लिस्ट जब खान साहब के पास पहुंचती है वो कुछ और हो जाती है। आप अपना हाउस तो अपना इन ऑर्डर करें ना। आपका जो हाउस है वो इन ऑर्डर नहीं है। आपकी जमात तो उसको मैं क्या कहूं, उसमें यकसुई कहीं है नहीं। सबसे पहले तो आप ये देखें, आप खुद सोचें कि आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं।
अगर आप करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात करने से पहले कुछ चीज़ों को सेट करना होता है, टेबल सजाया जाता है, उसके माहौल बनाया जाता है। उस माहौल बनाने में आपने क्या किरदार अदा किया? ये तो हम ही ने आपको ऑफर किया है कि आओ बैठो बात करते हैं। ठीक है, आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी अपनी पोजीशन ठीक करें, अपने माहौल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, अपने गिर्द नवाज को ठीक करें, अपने हरकत और सकनात पे जरा नजरसानी चलें। वो भी आपको यही मशवरा दे। बहरहाल बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब और फैसल फरीचो साहब आपका। बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, जो निजी इदारा है यहाँ पे लाहौर में, वहाँ जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, पुलिस हुकाम से हम रब्ता करेंगे और जानेंगे कि वहाँ हुआ क्या है। अमेरिका की सूरत हाल और जो बांग्लादेश ने भारत को आंखें दिखाई, ये मौज़ूआत अभी बाकी है। मेरे साथ रहिएगा एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है लाहौर से डीआईजी ऑपरेशन जनाब फैसल कामरान साहब ने। उन्हें हमने जहमत इसलिए दी कि आज आपने बड़ा अफसोसनाक वाक़या देखा सुना। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एक प्राइवेट तालीमी इदारा है। ये पिछले चंद हफ्तों में दूसरा वाक़या पेश आया जब एक तालिब इल्म ने, आपके बाद कोई खातून तालिब इल्म जिसने अपनी जान लेने की कोशिश की, वही डिपार्टमेंट, वही यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट वही जगह, 7-8 मीटर की दूरी जहाँ पे एक बच्ची 20 से 21 साल इसकी उम्र बताई जाती है, फातिमा नाम है, पहले सेमेस्टर की डी फॉर्म की तालिब इल्म है वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, और इसने अपनी जान लेने की कोशिश की। हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जनरल हॉस्पिटल में एक स्पेशल बोर्ड बनाया गया है। इसकी सूरत हाल है क्या? खबरें थी कि शायद ये जान से गई, लेकिन अब इत्तला है कि ये बच्ची बच गई है। तो एक ही यूनिवर्सिटी में ये दूसरा वाक़या चंद हफ्तों के दौरान, वजह क्या है, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस क्या कहती हैं, बिलखुसूस ये पिछले वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के ऊपर किस किस्म की शिकायत और क्या तहकीकात हुई थी, ये सब जानने के लिए हमने फैसल कामरान साहब को जहमत दी है। फैसल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बच्ची जो फातिमा है, इस वाक़े के हवाले से पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश क्या बताती है? ये कब का वाक़या है, हुआ क्या है, किस स्टेट में है अब ये बच्ची? थैंक यू वेरी मच। आप हमारा वर्जन भी इसमें ले रहे हैं। जैसे ये इत्ला आई, पुलिस भी मौके पे पहुंची, क्राइम सीन को भी देखा गया, वीडियो फुटेजेस भी देखी गई, जिसके अंदर एक फुटेज में क्लियरली नजर आता है कि वो बच्ची वहां से जंप कर रही है और उसने वो सेकंड फ्लोर से छलांग लगाई। उसने उसका ये हुआ कि वो टाइमली अस्पताल पे भी ले जाया गया और वो बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह कोई हेड इंजरी नहीं है, कोई ऐसी सीरियस वो नहीं है, लेकिन उसकी टांगों में फ्रैक्चर है। वो जिस तरह से वो गिरी तो उसकी टांगे फ्रैक्चर हैं बुरे तरीके से। तो वो इस वक्त अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट है। अस्पताल वाले भी उसको जो बेस्ट फैसिलिटीज हैं वो दे रहे हैं। इसके साथ साथ ये जिस तरह आपने इसको रिलेट किया पिछले वाकये के साथ, तो एक ही यूनिवर्सिटी के एक ही डिपार्टमेंट का ये सेकंड इंसिडेंट हुआ। इसके ऊपर जाहिर है बहुत सारी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी इंतजामिया पे भी आ रहे हैं, और ये तमाम जो बच्चों की अपनी वेलबींग और सेफ्टी है उस हवाले से भी बात कर रहे हैं, पेरेंट्स भी कंसर्न है। तो इस वाले वाकये के अंदर जो अभी तक जो चीजें सामने आई हैं, इसके अंदर हमने पहले तो ये चेक किया कि जिस तरह पिछली वाले केस में गिले शिकवे थे कि इंतजामिया की तरफ से सख्ती है या कोई ऐसी चीज है, तो इस बच्ची की अटेंडेंस का भी कोई ऐसे इश्यूज नहीं है। बाकी भी जनरली इसके कोई एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई। तो इसके कोई, अब इसकी फैमिली से जब बात हुई तो बहुत सारी चीजें अभी कुछ क्लियर होनी है। हम इसको फाइनल विदाउट उसका टेलीफोन की सारी डिटेल्स आए और उसकी फैमिली से सारे बात किए, वो बहुत सारी हतमी राय नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इसके अंदर ये जो चीजें हैं ये कोई फैमिली इश्यूज हैं, कोई इस तरह की चीजें हैं, कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है, और वो यस मेंटल हेल्थ के इश्यूज जिनको कोई एक बीमारी या मसला समझते नहीं है वो भी हो सकते हैं। तो हम इसके ऊपर अभी मजीद चीजें कर रहे हैं। फैसल, ये तो चलें शुक्र है बच्ची बच गई, लेकिन बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है ना यूनिवर्सिटी में, एक ही डिपार्टमेंट में ये दूसरा वाकया विद इन नो टाइम। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले वाकये के बाद पुलिस की फाइंडिंग्स क्या थी, कौन से लूप होल्स थे जिनकी तरफ पुलिस ने तवज्जो दिलाई, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके यहाँ या दीगर बच्चों के साथ या मुतासिन के यहाँ मिलके किन चीज़ों की कमिटमेंट की थी, पुलिस ने क्या रिकमेंड किया था और क्या उस पर अमल हुआ? बिल्कुल, जब लास्ट टाइम भी वो फैमिली भी, यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन भी इधर आई और हमारी मीटिंग, एक जॉइंट मीटिंग हुई, उसके अंदर यही चीजें डिस्कस हुई थी कि इस तरह की चीजों में यूनिवर्सिटी बच्चों की वेलबींग के हवाले से स्पेशल उसमें कुछ स्टेप्स लेगी। अगर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा बच्चा जो थोड़ा सा डिफरेंटली एक्ट कर रहा है या वो यूनिवर्सिटी इंतजामिया समझती है कि इस बच्चे को स्पेशल केयर की जरूरत है या इसकी मेंटल सिचुएशन ऐसी है कि ही नीड सम मेडिकल हेल्प, तो वो ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई भी करेंगे, कुछ साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स और ये सारी चीजें करेंगे, जो कि अभी तक ऐसी कोई चीज इन प्लेस नहीं हुई। वन, दूसरा,
जो इस तरह के वाकयात इन फ्यूचर ना हो, उस हवाले से हमने यूनिवर्सिटी को रिकमेंड किया था कि आपके ये जो फ्लोर्स हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, इसकी मॉनिटरिंग का इधर कैमरास और उनकी लाइव मॉनिटरिंग प्लस वहाँ पे आपके स्टाफ की मौजूदगी इस तरह की जरूर हो कि वो कोई खाली जगह देख के कोई भी बच्चा इस तरह की कोई हरकत ना कर सके, या एटलीस्ट उसको कोई टाइमली एक्शन से बचा लिया जाए अगर ऐसी कोई चीज होती है। तो वो वाली चीज भी इस तरह की को हमें इन प्लेस नजर नहीं आई। बहरहाल इसके ऊपर अभी हम इस केस को अलग देखना है, इन दो केसेस को हमने इकट्ठा जोड़ना नहीं है। इस वक्त की जो तफ्तीश है उसके अंदर ये चीजें सामने आ रही हैं कि उसके तो और चीजें भी हो सकती हैं। ये कोइंसिडेंस भी हो सकती है कि एक ही यूनिवर्सिटी के एक ही डिपार्टमेंट के दो स्टूडेंट्स का एक हफ्ता डेढ़ के अंदर ये दूसरा वाकया हो गया। तो इसके हालात जो है वो बच्ची का मोबाइल फोन एक दफा वो अनलॉक हो जाए, बच्ची इंशाल्लाह होश में भी आ जाएगी, वो मेडिकल ट्रीटमेंट में है, शी इज अलाइव और डूइंग वेल, डॉक्टर्स भी तवज्जो दे रहे हैं। तो उसके बाद बहुत सारी चीजें, क्योंकि अल्लाह ने उसकी जिंदगी बचा ली है, तो वो वहां से भी क्लैरिटी आ जाएगी। फिर जो पुलिस तफ्तीश कर रही है उसकी फैमिली से उनको भी हमने साथ साथ उनसे भी चीजें चलें। ये तो फैसल साहब, ये तो वाकया है ना, इस बच्ची जो 20-21 साल की फातिमा है, पहला सेमेस्टर डी फॉर्म की तालबा है, आप बता रहे हैं कि दीगर इसमें मुहर्रिकात भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि 19-20 दिसंबर को अवैस सुल्तान का वाकया पेश आया था, 5वें सेमेस्टर का तालिब इल्म था, उसके ऊपर पुलिस फाइंडिंग क्या थी? ऊपर जो हमें स्टूडेंट्स के साथ बात हुई थी, वो बच्चा बिल्कुल को मेंटल चैलेंजेस थे। वो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि मेंटल हेल्थ को कोई इशू समझता ही नहीं है, वहाँ पे उसको उस बच्चा कोई चीजें फेस कर रहा था, उसके ऊपर तवज्जो ऐसे केसेस में दी जानी चाहिए। यूनिवर्सिटी में जहाँ हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहाँ उनकी वेलबींग यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है ना। पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं, वहाँ ढेर सारी फीसें देते हैं उनको, तो उसके बाद इस तरह की चीजों की निगरानी भी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी में आती है। तो हमारी फाइंडिंग्स ये थी कि उसमें इनसफिशिएंट चेक्स और बैलेंसेस इस तरह के थे, जहाँ पे अगर ऐसी कोई चीज हो रही है, कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है या उसको कोई ऐसी चीज चाहिए, तो यूनिवर्सिटी की भी इक्वली जिम्मेदारी है। जहाँ फैमिली की है, फ्रेंड्स की है, वहाँ यूनिवर्सिटी की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है इस चीज को वो कैटर फॉर करे। तो उसके लिए हमने रिकमेंडेशन अपनी भी दी थी, क्योंकि वो केस भी बड़ा क्लियर था कि वहाँ पे ऐसा नहीं था खुदा न खासा कोई ये असॉल्ट है या किसी ने उसको धक्का दिया। वो एक बिल्कुल एक सुसाइड का केस नजर आता है वीडियो एविडेंसेस की मौजूदगी में। इसी तरह उस वाले केस में यूनिवर्सिटी सफिशिएंट मेजर्स ले के ऐसी चीज अवॉइड हो, और एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है बड़े शॉर्ट टाइम में दोबारा से उसी डिपार्टमेंट का। तो इन सारी चीजों में हमें यूनिवर्सिटी के इन मैकेनिज्म्स को भी देखने की जरूरत है। उसको भी हम भी उनको रिकमेंड कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी रिविजिट कर रही है। टिल दैट टाइम ऑनलाइन मोड पे जाना है, यूनिवर्सिटी बंद करनी है, किसी ऑनलाइन मोड पे लेके जाना है। टिल द टाइम वो अपना पूरा ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से बना लेते हैं। तो ये वाली सारी चीजें हम उनसे डिस्कस कर रहे हैं, और आज ही के दिन में मुझे उम्मीद है कि ये बहुत सारी चीजें इस केस के हवाले से भी हमारी क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपके वक्त डीएजी ऑपरेशन अभी तक की इन्वेस्टिगेशंस थी, उस हवाले से आगाह कर रहे थे। बात यह है कि इससे पहले जब अवैस सुल्तान का वाकया पेश आया था, तो उसी रोज़ जुमे का दिन था, सुबह सवेरे ये वाकया पेश आया, और चंद घंटों बाद उसी यूनिवर्सिटी में कुछ इवेंट्स हुए, म्यूज़िक के, फूड के, कल्चर के। उसके ऊपर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के यहाँ खासा गम व गुस्सा पाया जाता था कि सुबह सवेरे एक अफसोसनाक वाक़या और फिर दोपहर में तफरीह के मामलात वहाँ किए जा रहे हैं। तो उसको देखते हुए अब यूँ लगता है कि इस वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है, ऑनलाइन चली गई है। लेकिन पुलिस के साथ जो कमिटमेंट की थी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने, वो सामने आनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के यहाँ शिकायत के अंबार लगे थे, अनगिनत दरख्वास्तें गई थीं। मालूम होना चाहिए कि वो दरख्वास्तें किस नौइयत की थीं। इंतज़ामिया से गिले शिकवे थे, असातिज़ा से गिले शिकवे थे, या कुछ और। तालिब इल्मों की फ़रियाद क्या थी, शिकायत क्या थी, और तालिब इल्मों को अगर ज़हनी मसाइल हैं तो उनको एड्रेस करने के लिए इंतज़ामिया ने क्या इक़दामात किए पिछले वाक़े के बाद और आज जब एक और वाक़या पेश आया इस बीच में। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब बाकी हमने कोशिश की। जो अली असलम साहब रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, उनका मौक़िफ़ भी लें, उनसे हमने रब्ता किया, फ़िलहाल वो दस्तयाब नहीं है। अगर दस्तयाब हुए तो उनका मौक़िफ़ भी प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। यहाँ एक ब्रेक है, और ब्रेक के बाद एक और बड़ा अहम मौजू क्रिकेट से जुड़ा हुआ। बांग्लादेश ने भी भारत को आंखें दिखाई हैं, भारत को सबक याद दिलाया है, वही सबक जो इससे पहले भारत बाकी ममालिक को सिखाने की कोशिश करता था। बांग्लादेश ने ना सिर्फ IPL से वॉकआउट किया, बल्कि जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है वहाँ भी अपने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की बात की है। यही नहीं, बल्कि बांग्लादेश चाहता है कि IPL के जो कवरेज है वो भी बांग्लादेश में ना हो।
तो ये जो नया मामला है क्रिकेट की दुनिया में, इस पर बात होगी मिर्ज़ा इकबाल बेग के साथ एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। वाशिंगटन DC से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार जनाब अनवर इकबाल साहब। आप वहाँ से अमरीकी सूरत हाल पर नज़र रखते हैं, रिपोर्ट भी करते हैं। आज हम उन्होंने ज़हमत दी जो वेनेजुएला के सदर हैं निकोलस मादुरो, उनकी आज पहली पेशी हुई अदालत में। जिस तरह से विजुअल्स आपने देखे वो बड़े अहम हैं, वो जिस तरह से एंगलिंग है उन विजुअल्स की, जिस तरह उन्हें प्रोड्यूस किया जा रहा है। और फिर JD वैंस जो उनके नायब सदर, उनके घर ओहायो में हमले की इत्तला है। कोलंबिया को वार्न कर रहा है अमेरिका, क्यूबा के बारे में कह रहा है कि वहाँ मुदाखलत के बगैर हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ईरान को वार्निंग जारी की जा रही है, ईरान में मुजाहरे जारी हैं। तो ये समझने के लिए कि वाशिंगटन DC में आखिर हो क्या रहा है, ट्रंप साहब ये कौन सी नई चाल चल रहे हैं, इसके असरात पूरी दुनिया और ख़त्े पे क्या मुरतब होंगे, हमने अनवर साहब को ज़हमत दी और हमें ज्वाइन कर लेंगे प्रोग्राम में। सीनियर हैं जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, वो बांग्लादेश की सूरत हाल क्रिकेट वाली, उनसे हम डिस्कस करेंगे। अनवर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये इज़ इट इनफ वेनेजुएला में जो कुछ हुआ, या नेक्स्ट इज़ कोलंबिया एंड क्यूबा एंड मे बी ईरान? क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी बन रही है वहाँ वाशिंगटन में बैठ के? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया। बात ये जामी साहब कि अभी तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका जो है अगले जो आने वाले कुछ दिन है वो वेनेजुएला पे ही फोकस करेगा, क्योंकि पहले तो कल तक जो ऐसा लगता था कि बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा, बल्कि सब कुछ मुज़ाहमत ख़त्म हो चुकी है और अब वो आराम से कुछ लोगों के साथ मिलके वहाँ के मामला तय करेंगे और जो कुछ भी उनके अहदाफ हैं, जो टारगेट्स हैं, वो हासिल कर लेंगे। लेकिन अब लगता है कि थोड़ी बहुत मुज़ाहमत हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि अब ही उनका फोकस होगा। जो नायब सदर हैं, जिनको उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर तस्लीम तो नहीं किया, उनको कहा कि ठीक है हम इनके साथ काम करेंगे, तो वो भी इनके काबू नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगले कुछ दिन तक तो वो फोकस वेनेजुएला पे करेंगे। वेनेजुएला अगर काबू में आ गया तो आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी, अभी नहीं की जाएगी। रही बात ईरान की, तो ईरान के बारे में मेरा ख्याल है कि ईरान में मुदाखलत होने या ना होने का दौर-ओ-मदार खुद ईरान की सूरत हाल पर है। अगर वहाँ मुज़ाहमत बढ़ी, अगर वहाँ मुज़ाहरे बढ़े और ऐसी सूरत हाल हुई जिसमें ईरान की हुकूमत मुज़ाहरीन के खिलाफ हथियार इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गई और उसमें बड़े तादाद में हलाकतें होती हैं, तो अमेरिका ज़रूर उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएगा। लेकिन अब जैसा लग रहा है, हमने जो यहाँ बैठे जो वीडियोस देख रहे हैं, उसमें नज़र आ रहा है कि बहुत बड़े-बड़े मुज़ाहरे हो रहे हैं, लेकिन ईरानी हुकूमत ने जो मुसल्लह अफ़वाज हैं, जो यूनिफ़ॉर्म वाले हैं, उनको हटा लिया है। यहाँ तक कि उलमा भी सड़कों पर नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने वो सारे इलाके जहाँ मुज़ाहरे हो रहे हैं, मुज़ाहिरीन के हवाले कर दिया है। तो अगर ये रवैया जारी रहा और उनकी मुज़ाहमत नहीं की गई मुज़ाहिरीन की, तो मेरा ख्याल है कि फिज़ल आउट हो जाएगा और अमेरिका मुदाखलत नहीं करेगा। अब ये सूरत हाल पे डिपेंड करता है। अब वो ये कि आपने एक सवाल मुझसे शायद और नहीं, मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अभी हम देख रहे हैं अनवर साहब, अभी हमने इस सारी पेशरफ्त के दौरान कुछ अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश की कि अमेरिकन अप्रोच क्या है। तो बार बार वो डोनरो थ्योरी या मनरो थ्योरी का जिक्र किया जा रहा है, जिससे अमेरिका अपनी हेजेमनी या अपने असर, अपनी ताकत को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो ये है क्या, ये अप्रोच है क्या? डोनाल्ड ट्रंप साहब को इसकी याद कैसे आई? मनरो थ्योरी जो है वो एक अमेरिकी सदर थे और इनका एक समझौता संभल लीजिए उस वक्त की जो यूरोपियन पावर्स थी उनके साथ था, उसके तहत ये बात तस्लीम की गई थी। खासतौर पर उसमें फ्रांस और बरतानिया बड़ी ताकतें थी। उस वक्त तस्लीम की गई थी ये बात कि जो लैटिन अमेरिका जो है वो अमेरिका का दायरे यानी इन्फ्लुएंस सर्कल है, उनके दायरे इख्तियार में है और यहाँ जो है कोई भी बाहर की बड़ी ताकतें मुदाखलत नहीं करेंगी। अगर मुदाखलत करेंगी तो अमेरिका को इस बात की इजाज़त होगी कि वो अपने तौर पे निपट सके और हथियार भी इस्तेमाल कर सके। और आपने देखा माजी में भी ऐसा हुआ, पनामा के खिलाफ हुआ, क्यूबा के खिलाफ हुआ, वो क्या है होंडुरास के खिलाफ हुआ, तो और बाज़ाब्ता मुदाखलत की गई। और उसी तरह जिस तरह इनको पकड़ के लाए, प्रेसिडेंट नोरिगा को भी पकड़ के ले आए थे और उनका भी मुकदमा न्यूयॉर्क में ही चला था, पर सजा भी हो गई थी और बाद में कुछ अरसे बाद फिर माफ भी कर दिया गया और फिर शायद उनका इंतकाल फ्रांस में हुआ। इस तरह किस तरह की सूरत हाल थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ती है। तो यानी जो डॉक्ट्रिन है उसमें यही है कि लैटिन अमेरिका में क्योंकि अमेरिका के इतना करीब है, अमेरिका के लिए बहुत सेंसिटिव है, ये अमेरिका का के दायरे इख्तियार में आता है, यहाँ कोई बाहर की मुदाखलत ना हो। और वो ये कहते थे कि जो मड्यूरो हैं, जो साबिक सदर हैं,
वेनेजुएला के, उन्होंने रूस को, चीन को और ईरान को अपने मामलात में मुदाखलत करने की इजाज़त दी थी, और इसलिए अमेरिका को मनरो डॉक्ट्रिन के तहत इख्तियार हासिल है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। बहुत शुक्रिया जनाब अनवर इकबाल साहब, वाशिंगटन डीसी से कर रहे थे सारी सूरत हाल के ऊपर। यहाँ भी बड़ी दिलचस्प कहानी है और वो बांग्लादेश की जानिब से है, जहाँ बांग्लादेश ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आंखें दिखाई हैं भरपूर तरीके से। IPL की कवरेज पर पाबंदी लगाने का मंसूबा है क्योंकि उनके क्रिकेटर को कोलकाता नाइट राइडर्स से आउट किया गया, और उसके बाद बांग्लादेश ने फैसला किया कि वो जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, भारत और श्रीलंका उसे ज्वाइंटली होस्ट कर रहे हैं। तो बांग्लादेश ने वही सूरत हाल और वही मुतालबा किया जो भारत ने तब किया जब पाकिस्तान को होस्ट कर रहा था एशिया कप को। तो भारत ने कहा हमने मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेलने, हमारे मैचेस दुबई या किसी और जगह मुंतकिल किए जाएं। तो अब इसी दलील को बुनियाद बना के बांग्लादेश भी सीधा हो गया और बांग्लादेश ने कहा कि हमारे मैचेस भी भारत की बजाय श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। ये हुआ क्या है, इस पर बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, उनको हमने ज़हमत दी। मिर्ज़ा साहब, ये किसी ज़माने में तो बहुत ही संगत थी बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड की और भारत की, ये हुआ क्या है जो बांग्लादेश इस नहज तक पहुंचा है? कहानी कहाँ से शुरू होती है और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो स्टेटस क्या है बांग्लादेश और भारत के बीच क्रिकेटिंग टर्म्स का? देखिए जामी, जो काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सका वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कर दिखाया है। और बांग्लादेश, जिसे एक जमाने में कहा जाता है कि भारत का बगल बुच्चा है, वो अब आंखें दिखा रहा है और बिल्कुल सही वक्त पे उसने किया है कि इस वक्त हलचल मची हुई है भारत में कि अगर बांग्लादेश की टीम भारत में जाकर नहीं खेलती है, 3 मैचेस उसके भारत में T20 वर्ल्ड कप के, और कोलकाता में तो पहला मैच है 7 फरवरी को अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, फिर मुंबई में भी मैचेस हैं। तो अगर बांग्लादेश भारत जाकर नहीं खेलता तो किस तरह से रीशेड्यूल किया जाएगा इस टूर्नामेंट को, श्रीलंका लेकर जाएंगे या नहीं जाएंगे, जो धचका लगा है। और असल मामला शुरू हुआ मुस्तफिजुर रहमान से। मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान की जो फ्रेंचाइज है कोलकाता नाइट राइडर्स, उसने 9 करोड़ 20 लाख भारतीय रुपए में खरीदा। वाहिद क्रिकेटर था बांग्लादेश का, लेकिन BCCI ने कहा IPL के मुंतजमीन को कि आप इसको मत खिलाएं। अब उसकी बुनियादी वजह उन्होंने बताई कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और सिक्योर्ड नहीं है, सेफ नहीं है। तो फिर बांग्लादेश के उस खिलाड़ी को IPL से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से ये सारा तनाजा खड़ा हुआ। और बांग्लादेश वैसे भी चाह रहा था, क्योंकि अगर बांग्लादेशी क्रिकेट टीम भारत आती तो उसके खिलाफ भी मुजाहरे होते इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से। तो अब जिस तरीके का स्टैंड लिया, अब उन्होंने देखे एक्सट्रीम पर चले गए। उन्होंने कहा IPL के मैचेस जो है वो बांग्लादेश में नहीं दिखाए जाएंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में ICC को लेटर लिखा, हिस्सा नहीं लेगी, बसूरत दीगर आप उसके मैचेस जो है श्रीलंका में कराए जाए। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पर है। अब देखते हैं इसका क्या नतीजा बरामद होता है। मिर्जा साहब, ये यानी भारत तो मिसाल कायम की थी ना, पाकिस्तान जब होस्ट कर रहा था तो उन्होंने कहा हमारे मैचेस यहाँ से वहाँ मुंतकिल कर दिए जाएं। तो ये तो ऑलरेडी एक मिसाल, एक प्रेसिडेंट मौजूद है। तो अब ICC का इम्तिहान होगा ना कि वो बांग्लादेश को क्या वैसे ही फैसिलिटेट करता है जैसे भारत को किया गया? देखिए वक्त कम है, दरअसल ICC का अब कड़ा इम्तिहान शुरू होगा। पाकिस्तान और भारत के जो मामलात थे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले गुज़िश्ता साल के अवाइल में 2-3 महीने पहले बातचीत शुरू हो चुकी थी कि भाई इसको उधर शिफ्ट किया जाए। लेकिन अब आखिरी लम्हे पर 7 फरवरी से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, कोलकाता में मैच है बांग्लादेश का वेस्ट इंडीज से। कैसे सारी चीजें वो मैनेज करेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है जामी। और 20 टीमें इस मरतबा हिस्सा ले रही है, इटली की टीम भी है, और बांग्लादेश के ग्रुप में वेस्ट इंडीज है, इंग्लैंड है, नेपाल है और इटली है। और अब देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में ICC क्या कदम उठाता है, क्योंकि ICC तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। जय शाह साहब क्या फैसला करते हैं, अगर सही फैसला नहीं हुआ तो बड़ा जबरदस्त धचका लगेगा T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहाँ खड़ा है इस सारे तनाजे में? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन क्या है इस सारे तनाजे में? पाकिस्तान की पोजीशन की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ भी तो IPL मैचेस नहीं आते, तो क्या बांग्लादेश में भी IPL मैचेस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई? और जो बांग्लादेश का स्टांस है उसको लेकर के PCB कहाँ खड़ा है? देखिए PCB तो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। अमीनुल इस्लाम बुलबुल जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है,
1999 में आपको याद होगा नॉर्थहैम्पटन में हम बांग्लादेश से मैच हार गए थे, जी। वो मैच खेल रहे थे, वो बांग्लादेश के साबिक कप्तान है, जब हमने कहा था कि भाइयों से हार गए। हाँ। लेकिन अमीनुल इस्लाम बुलबुल चुके रिजीम चेंज हुआ वहां पर, और जिस तरह से ये हुकूमत आई तो अमीनुल इस्लाम बुलबुल को उन्होंने फौरन नजमुल हसन की जगह प्रेसिडेंट बना दिया। बांग्लादेश की जो अबूरी हुकूमत है उसके वजीर जो है आसिफ नजमुल, उन्होंने भी कहा सख्त स्टैंड लें, और कल भी मीटिंग हुई तो पाकिस्तान का सपोर्ट तो बांग्लादेश के साथ है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली कोई बयान नहीं दिया उसके हक में, अभी वो देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं, लेकिन लग यही रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुकम्मल ताउन होगा बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के तो साथ। मिर्जा साहब, अगर बिलफर्ज आप कह रहे हैं दिन काम है और रीस्केड्यूल करना अगर आईसीसी के लिए मुश्किल होता है, भारतीय हेजमनी अपना काम दिखाती है, तो उस सूरत में इस बात के कितने इम्कानात होते हैं क्योंकि टीम भारत ट्रैवल ही ना करे बांग्लादेश, और फिर क्या होगा, वो ग्रुप में बांग्लादेश के बगैर मैचेस खेले जाएंगे? उससे जामी फिर बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स T20 वर्ल्ड कप के बहुत महंगे बिके, और ब्रॉडकास्टर ने जिद की कि पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा जाए। अगर बांग्लादेश बैकआउट करता है तो मैचेस कम हो जाएंगे, क्योंकि 4 मैच होंगे बांग्लादेश के टोटल जो ग्रुप के मैच हैं, और फिर उसके बाद अगर वो आगे क्वालिफाई करता है सुपर 8 के लिए, उस ग्रुप से वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड है, तो हो सकता है बांग्लादेश भी क्वालिफाई कर जाए। तो ये एक बड़ा धचका लगेगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, और आईसीसी किसी सूरत इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन जो लान तान विद इन इंडिया हो रही है, वो लोग कह रहे हैं कि एक मामले को आपने मुस्तफिजुर रहमान के इशू बनाया, बाकी मामलात पर आप कुछ नहीं कर रहे। इसका मतलब है मोदी हुकूमत जो है वो क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है, और देखते हैं कि इसके क्या नताइज बरामद होते हैं। मिर्जा साहब, क्या जैसे वो बिग 3 वाली स्टोरी थी, तो क्या ये भी मुमकिन है कि भारतीय इस रवैये या हेजमनी के खिलाफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये भी एक नया सीक्वेंस या एक नई जो मुसल्लस है वो क़याम में आए? श्रीलंका पे भारत का इन्फ्लुएंस है जामी, मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका खुलकर जो है आएगा पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश के साथ। तो एक मुसल्लस तो बनेगी, एक एग्जाम्पल सेट होती जा रही है। पहले पाकिस्तान ने बोला, जब भारत ने बोला हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे, तो पाकिस्तान ने भी कहा कि हम नहीं खेलेंगे। अब बांग्लादेश आंखें दिखा रहा है, तो एक आध मुल्क और अगर आ गया तो भारत की सारी जो चौधराहट है उसका धर्म तख्ता हो सकता है, और उसमें क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप सोने की चिड़िया है। इसकी ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स, इसके एडवर्टाइजमेंट सब महंगे बनिस्बत 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के, चैंपियंस ट्रॉफी के। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा माली नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अब देखना है कि कैसे इंडिया या BCCI या ICC इसको टैकल करती है, क्योंकि मैं बांग्लादेश के हवाले से देख रहा हूँ, उनके ऑफिशियल्स ने तो तय कर लिया कि हमने टीम नहीं भेजनी। अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलना है T20 का, तो वो कह रहे हैं हमारे मैचेस, हमारे ग्रुप के मैचेस श्रीलंका में ले जाए जाएँ। IPL की जो मैचेस की कवरेज है वो भी बांग्लादेश में बैन करने का फैसला कर लिया गया, और वजह आपको बता दी मिर्जा साहब ने कि मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स से निकाला गया था। एक ही प्लेयर थे जो खेल रहे थे वहाँ, पाकिस्तान की पोजीशन आपके सामने है। लेकिन जब पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की बारी आती है तो तब भारत को ICC फैसिलिटेट करता है, उनके मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे दुबई में या किसी और जगह मुंतकिल कर दिए जाते हैं, वो पाकिस्तान खेलने नहीं आते। यही शर्त और यही दलील बांग्लादेश भी अब खड़ी कर रहा है। ये सिर्फ एक क्रिकेट का मामला नहीं है, सियासी तौर पर भी अगर आप देखें, दिफाई तौर पर भी अगर आप देखें, तो हमें नज़र आता है कि बांग्लादेश की पोजीशन वाज़े हो चुकी है। बल्कि रिसेंटली एक फ़ुटबॉल मैच हो रहा था जहां भारत के ख़िलाफ़ नारे लगे स्टेडियम में बांग्लादेशी क्राउड की जानिब से। तो ये बहुत बड़ा एक डायनामिक शिफ्ट आया है बांग्लादेश की सियासत में, खेल में, उनकी सोच में। पाकिस्तान से ज़्यादा उनकी कुर्बत बढ़ रही है और भारत मुखालिफ उनके नज़रियात और जज्बात में इजाफा हो रहा है। ये सब तब हुआ जब शेख हसीना वाजिद की सरकार का ख़ात्मा हुआ और वहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट आई डॉक्टर यूनुस की क़यादत में। अब खालिदा ज़िया का इंतकाल हुआ, उनके साहबजादे आए हैं, इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, तो वहाँ सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। लेकिन हमारी नज़र रहेगी कि जो बदलता बैनुल-अक़वामी मंजरनामा है, वेनेज़ुएला के सदर को जैसे उठाया गया, जैसे ट्रंप ने अपने तौसीअ पसंदाना इज़ाम का इजहार किया, और ईरान की जो सूरत हाल हमारे हमसाये में है उस पर गहरी नज़र है, क्योंकि भारत ने कुछ ही देर पहले अपने शहरियों को ईरान में सफ़र से मना किया है कि गैर ज़रूरी सफ़र ना करें और उन इलाकों में ना जाएं जहाँ पे एहतजाज हो। हमें आज के लिए इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।